हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज का लेक्चर आपका यूजीसी नेट जेआरएफ विषय है समाजशास्त्र। हल प्रश्न पत्र जून 2006 का लेकर के आए हैं और जून 2005 और दिसंबर 2005 का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और लेक्चर ये फर्स्ट है सेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग पुराने विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग सेशन को लिंक को शेयर करना फटाफट अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये पहला प्रश्न आपके सामने आ गया स्क्रीन पर। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें गलत कथन की पहचान करनी है। ये है उपकल्पना को सिद्धांतों के अनुमानिकता से निकाला जा सकता है। बी है उपकल्पना को अंतर्दृष्टि और अवलोकन से सम्मिलित से निकाला जा सकता है। सी है उपकल्पना सिद्धांतों की परख में मदद करता है। और डी उपकल्पना हमें अविभेदकारी और अंधाधुंध तथ्य की खोज की तरफ ले जाता है। कौन सा कथन गलत है, सही गलत की पहचान करें। प्रश्न नंबर पहला आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका आंसर हो जाएगा डी। जो उपकल्पना होती है वह हमें अंधाधुंध तथ्य की खोज की ओर ले जाती है और ये राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 स्क्रीन पर आपके सामने। पूछा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पितृसत्तात्मक परिवार को दर्शाती हैं। ये है वंश विरासत और उत्तराधिकार महिला की पंक्ति से रेखांकित किया जा सकता है। बी है वंश विरासत और उत्तराधिकार पुरुषों की पंक्ति से रेखांकित किया जा सकता है। और सी है ऐसे परिवारों में माता प्रभुता तथा शक्ति का प्रयोग करती है। और डी है ऐसे परिवारों में पिता का दर्जा स्तर अमुख्य होता है। कौन सी विशेषता है वो पितृसत्तात्मक जो है परिवार को दर्शाती है। बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। वंश विरासत और उत्तराधिकार पुरुषों की पंक्ति से रेखांकित की जा सकती है। बी इज़ द राइट आंसर है इसका। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 3 स्क्रीन पर। ये निम्नलिखित रणनीतियों को सही क्रम में चुनिए। पहला है वो कोड दिया हुआ दर। एक में है महिला बलीकरण और दूसरा है महिला मुक्ति। तीसरा है महिला और विकास और चौथा लिंग और विकास। ए में दिया है पहला दूसरा तीसरा चौथा। और बी में दिया है चौथा तीसरा दूसरा पहला। और सी में दिया है पहला चौथा तीसरा दूसरा। डी में दिया है दूसरा तीसरा चौथा पहला। कौन सा करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने प्रश्न है। उसका राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, पहले आएगा महिला मुक्ति, इसके बाद आएगा महिला का विकास और फिर आएगा लिंग और विकास, उसके बाद आएगा चौथा महिला सरलीकरण। इसलिए आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पर आपके सामने आ गया है। ये अभिकथन है और तर्क है। अभिकथन कहता है एक निर्जातीय समूह एक बड़े समूह का हिस्सा होता है जिसके सदस्यों के बारे में समझा जाता है और वे स्वयं भी समझता है कि उनकी साझा संस्कृति है। और तर्क में दिया है निर्जातीय समूह की सदस्यता पीढ़ी दर पीढ़ी संकृत होती है। अब इधर देखिए तर्क ए में है ए और आर दोनों सही है, आर ए के सही स्पष्टीकरण है। बी में है ए और आर दोनों सही है मगर ए आर के सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। और सी में ए सही है परंतु आर गलत है। और डी में ए गलत है मगर आर सही है। कौन सा राइट आंसर है। तर्क और अभिकथन आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर इसका ए। अभिकथन और तर्क आपके दोनों राइट आंसर है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 स्क्रीन पर आपके सामने। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में अदृश्य बेटियों के साथ जोड़ा जाता है। ए है उन्नत चिकित्सा तकनीक। बी है महिलाओं और में शिक्षा। और सी है महिलाओं में आर्थिक आज़ादी की कमी। और डी है संस्कृति कारण आर्थिक दायित्व बन जाते हैं। कौन सा तत्व भारत में अदृश्य बेटियों के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल राइट आंसर इसका डी। संस्कृति कारण आर्थिक दायित्व बन जाते हैं, ये भारत में जुड़ा हुआ है बेटियों के साथ। और इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न आ गया स्क्रीन पर। लेखक और पुस्तक हैं, मिलान करना है। इधर ABCD दिया हुआ है, इधर 1 2 3 4 दिया। पहला पुस्तक की बात करें मार्गरेट मीड। ये मार्गरेट मीड पुस्तक किसकी है तो सेक्स एंड टेम्परारी डेट पुस्तक है। मार्गरेट मीड की पुस्तक कौन से है, इसकी जाएगा सी। पहला का आपका 3 जाएगा। और बी में है सिमो द बबुआर। बिल्कुल 10 सेकंड सेक्स जाएगा। बी का ए जाएगा सीधा सीधा, बी का ए। और सी में आपका केट मिलेट किसका जाएगा, ये जाएगा सेक्चुअल पॉलिटिक्स। तो सी का जाएगा आपका बिल्कुल सेक्चुअल पॉलिटिक्स, सी का जाएगा डी। ठीक है, और डी का जाएगा बी।
और इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ए का 3 और बी का पहला और सी का आपका चौथा और डी का है दूसरा। ये देखिए, और चलिए मिलान देखते हैं। ये देखिए कूटलेखन सही दिया हुआ है इधर, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न नंबर 7, बोगार्ट्स पैमाने को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? ए है सांकेतिक, बी है क्रमिक संख्या, सी है अंतराल और डी है अनुपात। बोगार्ट्स पैमाने को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 7 बिल्कुल राइट आंसर है, क्रमिक संख्या में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। और इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न आ गया स्क्रीन पर। ये विचारक और लेखक हैं, ये देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले इधर ABCD दी हुआ है, विचारक हैं, ये लेखक हैं। ठीक है, और लेखक वास्तविक, पहले देखते हैं वास्तविक तथा अवास्तविक संघर्ष की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जाएगा एल कॉर्निक्स। ए का जाएगा आपका चौथा। और बी में समाज व अपीड़न सिद्धांत। समाज व अपीड़न सिद्धांत किसने दिया था? दिया था आर हेरनफोर्ड। तो बी का जाएगा ए। और सी में देखते हैं अब तक के समाजों का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास। तो सभी लोग जानते हैं ये किसने दिया था? बिल्कुल कार्ल मार्क्स साहब का। ये सी का 3 जाएगा। और हिंसा बल प्रयोग बिल्कुल ये कोजर का जाएगा। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सी राइट आंसर है इसका। और ये देखिए मिलान देखते हैं, ये देखिए दिया हुआ है आपका। ठीक है, देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये लेखक और पुस्तकें दी हुई हैं फिर से। चलिए देखते हैं एक बार फिर से पुस्तकें देखते हैं। ए में M.N. श्रीनिवास की पुस्तक कौन सी है इसमें से? तो M.N. श्रीनिवास की बात करें, इनकी पुस्तक बहुत ही फेमस है, द रिमेंबर विलेज। इसमें देखते हैं द रिमेंबर विलेज कहाँ है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर है M.N. श्रीनिवास द रिमेंबर विलेज पुस्तक कहाँ है? ABCD 1 2 3 4 ये दिया है। पहला में आपका तीसरा जाएगा। और बी में S.C. दुबे की पुस्तक कौन सी है? तो इनका इंडियन विलेज है इनकी पुस्तक, तो बी का चौथा जाएगा। और सी में ASI की पुस्तक कौन सी है? तो हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली। तो सी का बी जाएगा। और आंध्र बेतई का आपका ए जाएगा, क्राफ्ट एंड पावर। आंध्र बेतई की पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर है। ये देखिए सही मिलान दिया हुआ है, पुस्तक और लेखक है, देख सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपका कथन और तर्क का है। अभिकथन कहता है ग्रामीण समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझने के लिए ऐतिहासिक तत्व व सहभागी अवलोकन दोनों आवश्यक हैं। और तर्क में है प्रारंभिक समाजशास्त्र ने ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर अधिक बल दिया था, किंतु बाद में भी क्षेत्र अध्ययन को अपनाने में उपागम अध्ययन पद्धति को महत्वपूर्ण हिस्सा देते हैं। ए है ए और आर दोनों सही, ए सही है मगर आर लगा था। बी है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए गलत है मगर आर सही है। और डी में आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तर्क और अभिकथन आपके सामने है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अगर हम बात करें तो इसका तर्क और अभिकथन दोनों राइट आंसर हैं, तो इस हिसाब से डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तर्क अभितर्क कथन का फिर से आ गया है। अभिकथन कहता है ए में सामाजिक संरचना से ऐसे सामाजिक समूहों का माना होता है जिनकी दर्जा बंदी की गई हो। तर्क है सामाजिक समूह अपनी एक जीवन शैली होती है और यही जीवन शैली अन्य सामाजिक समूहों को सदस्यों के उनके भिन्न करती है। कोड दिया है, ए सही है मगर आर गलत है। बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण। और सी है ए गलत है परंतु आर सही है। और डी है ए और आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए जो है आर की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 12 आपके सामने आ गया स्क्रीन पर। कथन और निर्देश की रूपरेखा दी हुई है। ये देखिए बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है और इधर ये कोड चला जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें, इसको देखें, सबसे पहले देखें हम, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ए में यह एक मौलिक संभाव्यता दंड निर्देशन पद्धति है जो सभी अन्य प्रकार की संभावना निर्देशन पद्धति में निहित है। ये आपका जाएगा सरल दैविकी निदर्शन, पहला का आपका तीसरा जाएगा। और दूसरे में पहली जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है, ये आपका दूसरा जाएगा, क्योंकि थोड़ा पढ़ते ही आपको पता पड़ेगा। तो एक जाएगा स्तरीकरण नृत्य। तो इस हिसाब से ही आप आंसर इसको दे सकते हैं। इस हिसाब से आंसर हो जाएगा इसका बी, राइट आंसर हो जाएगा बी। और ये कैसे चलिए देखते हैं, ये आपका कथन और निर्देशन दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न माप और चार हैं। बहुलक का क्या मतलब है? बहुलक का मतलब होता है नाविक से, तो एक आ जाएगा आपका बी में, दूसरा जाएगा। और माध्यमिक का जाएगा अंतराल, तो
तो बी का 3 जाएगा। और मध्यम क्या है, तो ये का क्रम सूची है मध्यम, ये आपका पहला जाएगा सी का, और डी का अनुपात। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर प्रश्न नंबर 13 का। और ये साफ साफ दिया हुआ है स्पष्टीकरण, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, शोध प्रक्रिया में निहित सही चरणों को सुव्यवस्थित करें। ठीक है, ए है समस्या, दूसरा है साहित्य सर्वेक्षण, तीसरा है सामग्री विश्लेषण, और चौथा है सामग्री संकलन। ए में चौथा तीसरा दूसरा पहला, बी में दूसरा पहला चौथा तीसरा, और सी में पहला तीसरा चौथा दूसरा, और डी में तीसरा पहला दूसरा और चौथा। कौन सा राइट आंसर है, करेक्ट आंसर की पहचान करें इसमें। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने राइट आंसर क्या है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पहले आएगा दूसरा, फिर आएगा पहला, ठीक है, और फिर आएगा आपका चौथा, फिर आएगा तीसरा। और चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 पर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आ गया, लेखक और किताबें हैं। अगर हम ए की बात करें, G.H. हट्टन की पुस्तक कौन सी है, तो आपको ये बता सकता है G.H. हट्टन की पुस्तक कौन सी है, बिल्कुल भारत में जाति व्यवस्था पर बात की थी। और M.N. श्रीनिवास की, तो ये बिल्कुल बहुत ही फेमस प्रश्न है। M.N. श्रीनिवास को सभी लोग जानते हैं, जाति एक नए अवतार, ये M.N. श्रीनिवास जाएगा बी का ए। तो इस हिसाब से ही भी आप राइट आंसर की चॉइस कर सकते हैं, सी ही जाएगा राइट आंसर, क्योंकि G.S. घुरिया की पुस्तक जाति व्यवस्था है, और अंतर्वेदी की आपका जाएगा सी, जाति और प्रजाति, इसलिए आपका सी राइट आंसर है। ये देखिए मिलान देखिए, जाति G.S. घुरिया की जाति और प्रजाति पर है। और 16 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, इधर तत्व विश्लेषण ने तार्किक चरणों को सही क्रम में लगाना है। सामग्री की इकाई, दूसरा सामग्री प्रविष्ट, और तीसरा कोडिंग, और चौथा है सामग्री वर्गीकरण। इधर ABCD दिया हुआ है, पहला में चौथा तीसरा दूसरा पहला, बी में तीसरा चौथा पहला दूसरा, और सी में दूसरा चौथा पहला तीसरा, और डी में तीसरा दूसरा पहला चौथा। सही क्रम के लगाएं तो 16 का सही क्रम आपका जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले तीसरा आएगा, इसके बाद आपका दूसरा आएगा, और पहला आएगा, और उसके बाद चौथा आएगा। सही राइट आंसर है क्या है, सही राइट आंसर 16 का डी राइट आंसर है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 स्क्रीन पर। इधर विचार दिए हैं और लेखक दिया है, फिर से बहुत ही पुस्तकें दी हुई हैं। अगर आप नोट्स कर सकते हैं तो इस सेशन आपको लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए देखते हैं, पहली पुस्तक किसकी है, तार्किक एवं अतार्किक क्रिया किसने कही थी, विल्फ्रेड पैरेटो ने कही थी। तो दूसरा का आपका पहला जाएगा। और प्रतीकात्मक अंतर किया तो सभी लोग जानते हैं, इसका G.H. मीड को जाएगा, बी का जाएगा 3। तो देखिए सबसे पहले आप चॉइस कर सकते हैं, आंसर भी लगा सकते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि थोड़े पढ़ के ही आप आंसर देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कितने समाज के विकास के 3 चरणों का विश्लेषण किया था, ईश्वरपरक और भौतिक और तथा वैज्ञानिक। कार्ल मार्क्स ने, बी हर्बर्ट स्पेंसर ने, सी अगस्त कॉम्टे ने, डी L.B. हाउस। ये त्रिस्तरीय मॉडल दिया था आपका अगस्त कॉम्टे ने, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा को दर्शाता है। ए है वह समाज जिसमें लोगों को सामाजिक पुरस्कार प्राय नहीं है, बी है जनसंख्या की विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों में बांटा जाता है, और सी है सामाजिक समूहों को धन और प्रतिष्ठा सामान्य रूप से प्राप्त नहीं है, और डी है सामाजिक समूहों का राजनीतिक शक्ति सामान्य रूप से प्राप्त नहीं है। कौन सा कथन अवधारणा को दर्शाता है, प्रश्न नंबर 19 आपके सामने प्रश्न है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जनसंख्या की भिन्नता को क्रमबद्ध के आधार पर सामाजिक समूह में बांटा जा सकता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 आपके सामने अवधारणा और कथन है। और सबसे पहले देखते हैं संस्कृतिकरण की अवधारणा क्या है। संस्कृति की अवधारणा आती है जाति के भीतर ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता। तो जाति के भीतर ए का चौथा जाएगा, और बी का आधुनिकीकरण की बात करें तो आधुनिकीकरण जाता है मनोवैज्ञानिक ज्ञान को मानवीय विकास के लिए धारण करना। तो इसका दूसरा जाएगा। तो इस हिसाब से भी आप राइट आंसर दे सकते हैं सी, क्योंकि पहला का चौथा है और दूसरा का दूसरा, तो ये राइट आंसर इसका जाएगा सीधा सीधा सी में। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 21 समाजशास्त्री अध्ययन में निम्नलिखित अवधारणाओं में नीचे क्रमानुसार है कोड दिया हुआ है। ए है कायिक संगठन, दूसरा है सांस्कृतिक पिछड़ापन, तीसरा है प्रतिमान, और चौथा है प्रत्यक्ष प्रकार। ए में है पहला दूसरा चौथा तीसरा, बी में पहला दूसरा तीसरा चौथा, और सी में तीसरा चौथा दूसरा पहला, और डी में चौथा पहला दूसरा और तीसरा। सही करेक्ट आंसर बताएं। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने प्रश्न है, और इसका राइट आंसर क्रम की बात करें तो बी जाएगा
सबसे पहले पहला आएगा, फिर दूसरा प्रत्यक्ष प्रकार आएगा, इसके बाद आएगा सांस्कृतिक पिछड़ापन, इसके बाद प्रतिमान चर आएगा। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। बचपन में से मनुष्य के समाजीकरण की एजेंसी के क्रम का उल्लेख कीजिए। ये है समकक्ष समूह, स्कूल, परिवार, धर्म। बी है धर्म, परिवार, समकक्ष समूह, स्कूल। और सी है परिवार, धर्म, स्कूल, समकक्ष समूह। और डी है परिवार, स्कूल, समकक्ष समूह और धर्म। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर इसका डी है। डी राइट आंसर हो जाएगा, परिवार, स्कूल, समकक्ष समूह और धर्म। ठीक है, डी राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित लेखकों में स्तरीकरण के सैद्धांतिक अध्ययन को कालक्रम के अनुसार बताइए। ए है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट किंग, C.W. मिल्स। और बी में है कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, सी मैक्स वेबर और रॉबर्ट किंग। और सी में आपका कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, C.W. मिल्स, W. मिल्स हैं और रॉबर्ट रेडफील्ड हैं। और डी में कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट रेडफील्ड, C.W. मिल्स। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। एक कालानुक्रम ये जाता है डी को, ये देखिए। कार्ल मार्क्स 1818 से 1838 में और मैक्स वेबर 1864 से 1920 में। और आर्टिकल ब्राम 1789 1999 और C.W. मिल्स 1916 से 1962 तक। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 स्क्रीन पर आपके सामने आ गया है। पूछा है, अभिकथन दिया है, परिवार का प्रारंभिक कार्य है बालक की प्रस्तुति, देखभाल। ठीक है, कल्ला, पालन पोषण करना। और तर्क दिया है, बच्चों का पालन पोषण समाज की मूलभूत आवश्यकता है। ए है ए सही है, मगर आर गलत है। बी है ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही स्पष्टीकरण। सी है ए सही है मगर आर गलत है। और डी है ए और आर हैं तो दोनों सही, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं कर रहा है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है, दोनों राइट आंसर आपके। कथन और तर्क दोनों कथन है, अभिकथन और तर्क दोनों राइट आंसर, इसलिए आपका बी राइट आंसर जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 25। अभिकथन कहता है, विवाह को आमतौर पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना जाता है। और तर्क में है आर, बच्चे के जन्म के समय किसी भी व्यक्ति की निर्वाह प्राप्ति संभव हो जाती है। ए है ए सही है मगर आर गलत है। बी में ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। और सी में आर गलत है मगर ए गलत है मगर आर सही है। और डी में ए और आर दोनों सही है मगर आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है इसका ए सही है लेकिन आर जो है गलत है, इज द रॉन्ग आंसर। ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न। कथन देखिए भाई, कथन का फिर से प्रश्न है। कथन ए है, विशिष्टों एवं अभिस्थानों के बीच जो आर्थिक संबंध है उसने संघर्ष पैदा किया हुआ है। और तर्क में है, संघर्ष का मूल कारण वे अधिकार हैं जिनका प्रयोग विशिष्ट अधीनस्थों पर होता है। कोड देखिए, ए सही है मगर आर गलत है। बी में ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण। और सी है ए गलत है मगर आर सही है। और डी में ए और आर दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण जो है सही नहीं कर रहा है। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ए गलत है लेकिन आर आपका जो है सही है। अभिकथन गलत है लेकिन तर्क आपका राइट आंसर है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 स्क्रीन पर। एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सही क्रम में रखिए। ये है आर्थिक संपन्नता, व्यवसाय में परिवर्तन, उच्च जातियों पर जीवन शैली कारकों में सही क्रम रखें। और बी में है व्यवसायों में परिवर्तन, आर्थिक संपन्नता, ऊंची जातियों की जीवन शैली को अपनाना, जाति नाम में परिवर्तन। और सी में है जाति नाम में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, आर्थिक संपन्नता, ऊंची जातियों की जीवन शैली को अपनाना। और डी में ऊंची जातियों की जीवन शैली को अपनाना, जाति का नाम में परिवर्तन और व्यवसाय में परिवर्तन और आर्थिक संपन्नता। तो एम.एन. श्रीनिवास की कल्चराइजेशन की प्रक्रिया आपके डी में जाता है, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न 28। निम्नलिखित में से कौन सी नारीवादी विदुषा ने फैमिली मिस्टेक को परिभाषित किया था? ए है मार्गरेट मीड, बी है सीमोदी बबुआ और डी है बेटी फ्राइड और डी है एन ओकले। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर बताया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, बेटी फ्राइडन, सी राइट आंसर है। और अभिकथन और तर्क फिर से आ गया आपका, चलिए देखते हैं। 29 आपके सामने प्रश्न है। और अभिकथन कहता है, किसी संचलित साक्षात्कार में प्रश्नों के शब्द तथा उनके क्रम को प्रत्येक स्थिति में एक समान है। और तर्क है, सामान्यतः संरचित साक्षात्कार को तथ्य आधारित प्रश्नों तथा
उत्तरदाता की आयु लिंग कार्य संबंधी उत्तर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समझा जाता है। अब देखिए कोड देखिए, ए में है ए सही है मगर आर गलत है, बी है ए और आर दोनों सही है मगर आर ए के सही स्पष्टीकरण है, और सी है ए गलत है मगर आर सही है, और डी में आपका ए आर दोनों सही है मगर आर ए का स्पष्टीकरण जो है सही नहीं कर रहा है। तो 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 29 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, दोनों राइट आंसर, तर्क और अभिकथन दोनों राइट आंसर आपके। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 30% संस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है, ए है शैक्षिक, बी है भौगोलिक, सी है स्थानिक और डी है राजनीतिक। तो कल्चर की बात करें तो कल्चर ये प्रयोग करता है किसको, कल्चर प्रयोग करता है स्थानिक को, सी राइट आंसर है इसका। और इसके नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपका 31। सबसे पहले अभिकथन पढ़ते हैं। समाजशास्त्रीय जांच के परिणाम स्वरूप हमारी परिकल्पना की दृष्टि हो सकती है, ऐसी स्थिति में हम उस सामान्य सैद्धांतिक ढांचे में जिससे इस विशिष्ट परिकल्पना का विकास किया जाता है ज़्यादा विश्वास करते हैं। तर्क है, आमतौर पर परिकल्पनाओं ना तो पूरी तरह से समर्थन दिया जाता है और ना ही उन्हें पूरी तरह रद्द किया जा सकता है। कथन और कारण आप देखिए, कोड देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए के सही स्पष्टीकरण बी है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ए सही है मगर आर गलत है, डी में आर गलत है मगर ए गलत है मगर आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 31 का, बिल्कुल राइट आंसर है इसका ए, कथन और अब तर्क दोनों सही हैं, ए राइट आंसर है इसका। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघ का उदाहरण कौन सा है, ए पड़ोस, बी समकक्ष समूह, सी परिवार और डी जाति प्रथा। तो इसका आंसर अभी स्वर नहीं हुआ है यूजीसी की तरफ से। अगर ऐसा प्रश्न में आपका वो आए आपका, अगर एग्जाम में रिजल्ट आए तो समझिए उस प्रश्न का आंसर आपके नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर किसी को पता हुआ भी तो बता सकता है 32 का आंसर। और हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 33। अभिकथन कहता है, यह समाजशास्त्री मूल आवृत्ति सामाजिक घटनाओं का प्रायः आकटक स्पष्टीकरण ढूंढने में रुचि रखता है। तर्क है, समाजशास्त्री अपनी प्रारंभिक मान्यता को लेकर ही अवधारणा और सिद्धांतों तक पहुंचाता है। यह सिद्धांत जिन वस्तुओं का वह निरीक्षण करता है उन्हें नियमितता है। अब इधर देखिए, कोड देखिए, सबसे पहले देखना है। ए में कहता है ए और आर दोनों सही है, आर ए के सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। बी में है ए आर दोनों सही है मगर आर ए का जो है स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, और सी में ए सही है मगर आर गलत है, डी में ए गलत है मगर आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका राइट आंसर बताएं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ए और आर की स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। कथन तो कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या जो है स्पष्टीकरण नहीं हो रही है साफ साफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 34। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक मानदंड की व्याख्या नहीं करता है, ए है मानदंड व्यवहार की रूपरेखा दर्शाता है, बी है मानदंड सामाजिक मूल्य पर आधारित होता है, और सी है मानदंड हमेशा मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रण नहीं करता है, और डी है मानदंड हमेशा स्वीकृत आधार पर नहीं होता है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है सी, यह मनुष्य के मानदंड होते हैं, मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रण नहीं करता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 35। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय को नहीं दर्शाती है, हम की भावना, बी है लक्ष्य स्पष्ट, और सी है सुनिश्चित काला, और डी है स्थायित्व। तो ये 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, स्पष्ट लक्ष्य कोई समुदाय नहीं दर्शाती है। और इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ए है संस्थाएं नियंत्रण के मध्य होती हैं, बी है संस्थाएं तुलनात्मक रूप से स्थायी होती हैं, सी है संस्थाएं मानवीकृत मानदंड है, और डी है उपयुक्त सभी। तो आई थिंक निम्नलिखित में से कौन संस्थाएं, सी तीनों राइट आंसर है आपकी, ठीक है, इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा उसका। और नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, फिर से अभिकथन और तर्क का ये सेशन में 2006 में जून में बहुत अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। प्रश्न कह रहा है 37। अभिकथन है, संस्कृति से भाव उन मान्यताओं व मूल्यों अभिकथनों अभिव्यक्तियों के चिन्हों से है जिन्हें कोई मानव समूह सच्चे स्वरूप से अपनाता है। तर्क है, संस्कृति ऐसे मानव समूह के सदस्यों के अनुभवों को संगठित करने में, व्यवहार को पक्ष प्रदर्शन करने में कार्य करती है। ए है ए सही है मगर आर गलत है, बी है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए के सही स्पष्टीकरण, और सी है ए गलत है मगर आर सही है, डी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। और 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है इसका बी, दोनों राइट आंसर हैं, तर्क और अभिकथन दोनों राइट आंसर है आपके। नेक्स्ट प्रश्न 38। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूमिका विन्यास को दर्शाता है, ए है वह पद परिस्थिति का व्यवहारिक पक्ष है, बी है एक व्यक्ति जिससे
अधिक भूमिका निभाता है। और सी है एक व्यक्ति भूमिकाओं का झुंड है और दो तरफा है। बी है पद परिस्थिति और भूमिका ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। कौन सा कथन भूमिका विन्यास को दर्शाता है भाई? 38 का राइट आंसर है सी। वह एक भूमिकाओं का झुंड है जो दो तरफा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 39। किसने कहा था कि सामाजिक तत्वों को वस्तुओं की तरफ समझना चाहिए? है इमाल दुर्कीम, बी है मैक्स वेबर, सी है अगस्त कॉम्ट, डी है हर्बर्ट स्पेंसर। किसका कथन है कि सामाजिक तत्व को वस्तुओं की तरह समझना चाहिए? 39 आपके सामने प्रश्न है, बिल्कुल इमाल दुर्कीम ने कहा था भाई। ए राइट आंसर हो जाएगा उसका। और नेक्स्ट प्रश्न 14 पूछा निम्नलिखित में से कौन सी किताब में कार्ल मार्क्स का यह कथन है कि आज के सभी समाजों का इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ए है दास कैपिटल, बी है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, और सी में है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डी है द एंथेटिक ड्रूमेज। कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक में कहा गया है कि आज का तक के इतिहास सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? प्रश्न नंबर 14। और आई थिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था, कार्ल मार्क्स से वर्णन किया था इसका। और क्योंकि ये साम्यवादी के जन्मदाता भी हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न है 41। निम्नलिखित में से कौन जाना माना मार्क्सवादी है? ए है एस.सी. दुबे, बी है एम.एन. श्रीनिवास, और सी है जी.एस. गुरी, और डी है ए.आर. देसाई। भारतीय थिंकर में कौन सा जाना माना मार्क्सवादी कहा जाता है? प्रश्न नंबर 41। बिल्कुल इसका राइट आंसर है डी ए.आर. देसाई। ये सभी लोग जानते हैं ये मार्क्सवादी हैं। और अक्षय रमनलाल देसाई साहब हैं, ये मुंबई के विश्वविद्यालय में अंग्रेजी समाजशास्त्र के रूप में जाने जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है 42 स्क्रीन पर पूछा निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकारों की अवधारणा विकसित की है? ए है टॉलकर पार्सन, बी है इमाल दुर्कीम, सी है रॉबर्ट के मार्टन, और डी है ब्रोनलेसुरा मेलिनोवस्की। किसने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष की अवधारणा विकसित की थी? प्रश्न नंबर 42 इसके निर्णय की थी रॉबर्ट के मार्टन ने। सी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है 43 स्क्रीन पर उद्दीपन प्रत्युत्तर का आंकड़ा बाहरी क्रियाओं के महत्व देता है। इंसान के कार्यों में उद्दीपन कार्य को प्रयुक्त माना जाता है कि बाहरी दुनिया के घटते हैं। यह विचार किसका है? ए है जी.एच. मीर, बी है इमाल दुर्कीम, सी है जी.एच. ब्लूमर, और डी है मैक्स वेबर। तो 33 का देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जी.एच. मीर को जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। और आई थिंक 44 प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित किताबों में से किसने मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा विकसित किया था? ये है प्रोटेस्ट एथिक्स एंड द स्प्रिंग ऑफ कैपिटलिज्म, बी है मैथोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, और सी है रिलीजन ऑफ इंडिया, और डी है थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 44 इमाल दुर्की मैक्स वेबर ने जो है किस अवधारणा में सामाजिक क्रिया को विकसित किया था? कौन सी पुस्तक में किया था? उन्होंने किया था डी में थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन। डी इज़ द राइट आंसर है। और प्रश्न नंबर 45 गुणात्मक पद्धति से तात्पर्य क्या होता है? ए है वास्तविक जीवन परिस्थिति से संबंधित प्रचुर सामग्री प्रदान करना, और बी में व्यवहार को सही अर्थ में समझना, सी है व्यवहार को व्यापक संदर्भ में समझने की मदद करना, और डी है उपयुक्त सभी। तो आई थिंक गुणात्मक पद्धति के सारे राइट आंसर हैं ए बी सी। तो इस हिसाब से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी इज़ द राइट आंसर है। और अब हम देखें प्रश्न नंबर 45 पर ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके बाद गद्यांश दिया हुआ है, बहुत 2 पेज का है और आपका ज़्यादा समय चला जाएगा। और अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और हमसे जुड़े रहें। यूपी पीजीटी की तैयारी करते हैं, शाम को 7 बजे डेली उस पर क्लास चलती है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसी सेशन पर, उसको ज्वाइन करें। और आज आरपीएससी की आपकी सुबह 7 बजे चलती है क्लास, उसको ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।